नमस्कार। मैं आज आप लोगों को आधुनिक युद्ध कला के महान विचारक मैकियावेली के बारे में बताऊंगा तथा उनके विचारों से आप सभी को अवगत कराऊंगा। मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 को इटली के फ्लोरेंस गणराज्य में हुआ था। मैकियावेली के पिता अटॉर्नी के पद पर थे। 1494 में फ्लोरेंस की एक रिपब्लिक के रूप में, एक गणराज्य के रूप में स्थापना होती है, जहां से मेडिकी के शासन को ख़त्म कर दिया जाता है। 1498 में मैकियावेली को सेक्रेटरी के पद पर तैनात कर दिया जाता है, जहां से मैकियावेली एक पावरफुल स्थिति में आ जाते हैं। तो इस पावर के मिलते ही मैकियावेली ने क्या किया कि 1503 से 1506 के बीच में फ्लोरेंस गणराज्य की जो सेना थी उसमें बहुत ही मूलभूत परिवर्तन किए। मैकियावेली को उस समय जो इटली में विद्यमान भाड़े की सेनाएं थी उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए मैकियावेली ने एक नागरिकों की सेना का गठन करने की कोशिश की। इस सिलसिले में मैकियावेली नागरिकों की सेना गठन करके उसके बाद इन्होंने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, कई सारी लड़ाइयाँ जीती, जिसमें से एक मुख्य लड़ाई जो पीसा की लड़ाई 1509 में है, जिसमें मैकियावेली की सेनाएं विजय हासिल करती हैं। परंतु ये विजय बहुत ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है, क्योंकि मेडिकी, जिसको कि निकाल दिया गया था 1494 में, वापस पोप जूलियस सेकंड की सहायता से स्पेनिश ट्रुप्स, जो स्पेन का था, इसके माध्यम से अगस्त 1512 में वापस आक्रमण करता है फ्लोरेंस गणराज्य पे और वहाँ पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। जैसे ही मेडिकी की सत्ता स्थापित होती है, मैकियावेली को पद से हटा दिया जाता है और रिपब्लिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम आगे देखेंगे कि 1513 में मेडिकी मैकियावेली के ऊपर तमाम आरोप लगाता है, जिसमें तमाम साजिश के आरोप लगाए जाते हैं, और ये आरोप लगाकर मैकियावेली को बंदी बना लिया जाता है तथा तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। परंतु मैकियावेली अपने ऊपर लगाए गए सारे दोषों को एक सिरे से खारिज करते हैं। इसके बाद 3 हफ्ते बाद जो है उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है। मैकियावेली उसके बाद जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं और अपने होम टाउन घर चले जाते हैं और वहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि फिर 1527 में 58 वर्ष की उम्र में मैकियावेली की मृत्यु हो जाती है। मैकियावेली 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, राजनयिक, इतिहासकार, फिलॉसफर, ह्यूमनिस्ट, एक बहुत बड़े राइटर, एक प्ले राइटिस्ट, इन्होंने कई सारे नाटक भी लिखे, जिसको जो है वो इटली में फ्लोरेंस गणराज्य में जगह जगह पे शो किया जाता था उसका, और ये कवि भी थे अपने आप में। इनको जो है वो आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसका पिता भी कहा जाता है। तो ये थी मैकियावेली की मूलभूत बातें कि मैकियावेली कौन थे। मैकियावेली जब इटली में पैदा हुए तो उस समय इटली जो प्रायद्वीप है, जो भूमध्य सागर में है, वो प्रायद्वीप अपने आप में कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और इस पर लगातार जो है पश्चिमी यूरोप और तमाम अन्य जगहों से बाह्य आक्रमण होते रहते थे और सभी लोग परेशान रहते थे। तो इनका मानना ये था कि अगर ये सारे राज्य मिला के एक राज्य बन जाएं और इनकी अपनी खुद की एक सेना हो, जो कि नागरिकों की सेना होगी, यानी कि नेशनल आर्मी होगी, तो उससे जो है ये पूरा प्रायद्वीप, ये हिस्सा जो है वो उसमें एकता आएगी और मजबूती आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि मैकियावेली ने आगे क्या किया है। मैकियावेली के अब हम जो मुख्य कार्य हैं उस पर नज़र डालेंगे। तो इसमें हम पाएंगे सबसे पहले कि उन्होंने लिखा था द प्रिंस, द डिस्कोर्सी अपॉन लेवी, द आर्ट ऑफ वॉर, द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ये उन्होंने किताबें लिखी मुख्य तौर से। इसमें जो सबसे मुख्य किताब है द प्रिंस, इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है।
जिस तरह से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक अच्छे राज्य को स्थापित करने में, सुरक्षित रखने में और उसको विकास करने में राजा के कर्तव्य बताए गए हैं, उसी तरह से मैकियावेली ने द प्रिंस में एक राज्य के विकास, राज्य की सुरक्षा और राज्य की सीमाओं का विस्तार करते रहने के लिए एक राजा के कुछ मूलभूत कर्तव्य बताए हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं द इम्पॉर्टेंट आइडियाज ऑफ मैकियावेलीज ऑन स्टेट। एक राज्य पर मैकियावेली के जो महत्वपूर्ण विचार थे वो क्या थे, जिसको कि उन्होंने द प्रिंस में वो डिस्कस किया है ज़्यादातर। अब इसमें आप देखेंगे कि द प्रिंस में उसमें राजा के लिए बहुत से निर्देश बताए गए हैं, बहुत से कर्तव्य बताए गए हैं। तो इनके जो निर्देश हैं यही अपने आप में एक पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीति की जो है वो थ्योरी बनाते हैं, जिसको आगे चलकर इसी वजह से इनको जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैकियावेली के लिए जो राज्य था वो क्या था। मैकियावेली के लिए राज्य क्या था कि राज्य में जो विद्यमान लोग हैं उनके जो हित हैं, उन्हीं हितों को मिलाकर एक राज्य का गठन होता है। जैसे आप देखेंगे कि हर राज्य, चाहे वो भारत हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, हर राज्य की अपनी एक प्रकृति है। वो प्रकृति क्यों है? वहाँ पर लोग जो विद्यमान हैं उनके जो अपने हित हैं, उन सारे हितों को मिलाकर उस राज्य का गठन हुआ है, और जो कि राज्य के हित के रूप में दिखाई पड़ता है। यानी कि राज्य का, किसी भी राज्य का जो हित है, जो आपको राज्य हित के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसके लिए राज्य जो है कभी समझौता नहीं करता है और युद्ध तक जा सकता है, वो एक्चुअल में वहाँ पर जो लोग विद्यमान हैं, इंडिविजुअल्स, यानी कि वहाँ के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों के हितों को मिलाकर बनता है। आगे मैकियावेली ने कहा कि जो स्टेट है वो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, यानी कि भौतिक संरचना है, ये प्राकृतिक नहीं है, इसको बनाया जाता है। जैसा कि ऊपर अभी मैंने बताया कि ये लोगों के हितों से बनकर निर्मित होता है। तो यानी कि कोई भी राज्य जो बनता है वो वहाँ के लोगों से बनता है, और ये बनाना पड़ता है। ये प्राकृतिक रूप से राज्य नहीं बनता। प्राकृतिक रूप से राज्य की सीमा हो सकती है जिसका निर्धारण किया जाता है, लेकिन पहले आप देखेंगे तो राज्य की कोई सीमा होती नहीं थी। हर बार हर राजा जो भी परिवर्तित होता था, बदल के आता था और अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाता था। जहाँ तक वो बढ़ा लेता था, फिर उसकी राज्य की सीमा वो वहाँ तक हो जाती थी। तो राज्य कुल मिलाकर क्या हुआ कि आर्टिफिशियल क्रिएशन है, यानी कि भौतिक संरचना है, ये प्राकृतिक नहीं है। फिर मैकियावेली ने अपने समय में, उस समय मैकियावेली के सामने जो भी चीज़ें थी, उसमें मैकियावेली ने 3 प्रकार के राज्यों की चर्चा की। पहला उन्होंने मोनार्की बताया, जो कि राजशाही होती है। इसमें राजा सर्वोपरि होता है, राजा का ही शासन होता है, राजा के नियम कानून पूरे राज्य में लागू होते हैं। अरिस्टोक्रेसी, यानी कि ये जो है ये एलिट जो सोसाइटी है उसके द्वारा इस पर राज किया जाता है। इसको हम अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग का शासन भी कहते हैं। तीसरा और अंतिम जो कि रिपब्लिक, यानी कि गणराज्य। गणराज्य, जैसा कि हमारा भारत भी एक रिपब्लिक राज्य है, तो गणराज्य को बताया। इसमें मैकियावेली गणराज्य को सबसे अच्छा मानते हैं, रिपब्लिक एस बेस्ट। उसके बाद ये जो है अरिस्टोक्रेसी, यानी कि जो अभिजात वर्ग द्वारा शासन है, कुलीन वर्ग का शासन है, इसको इन्होंने इग्नोर किया, यानी कि ये बहुत अच्छा नहीं मानते थे। तीसरे चीज़ कि ये मोनार्की यानी कि राजशाही को ये सपोर्ट करते थे। आगे हम देखेंगे तो मैकियावेली के लिए जो राज्य है वो सर्वोपरि था, और जो चर्च है वो राज्य के अंडर आता था, यानी राज्य के अधीन होते थे चर्च इन्होंने राज्य से ऊपर नहीं माना है, सबसे ऊपर राज्य माना है। राजा को भी राज्य से ऊपर नहीं माना है। जो राजा राज्य का विकास नहीं कर सकता है, ऐसा राजा मैकियावेली के लिए बेकार था। 5वां पॉइंट हम देखेंगे तो मैकियावेली ने ये बताया कि जो राज्य है उसका गठन कैसे होना चाहिए, राज्य के नागरिकों द्वारा होना चाहिए, यानी कि राज्य के नागरिकों को जो हित हैं उन्हीं को मिलाकर एक राज्य का हित बनना चाहिए। तभी जो है एक अच्छा राज्य का निर्माण हो सकता है, जिसमें जो है वो सच्चाई, ईमानदारी हो और उस नियम कानूनों से लोग बंधे हों, उसको मानते हों, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। 6वां पॉइंट हम देखेंगे अगर इसमें आगे, तो मैकियावेली का जो विश्वास था वो रियलिटी ऑफ पावर पॉलिटिक्स, यानी कि जो पावर
सत्ता के लिए जो राजनीति है उसकी सच्चाई पे निर्भर था, उसी पे डिपेंड था। वो उसको मानते थे कि जो पावर पॉलिटिक्स है वो एक्चुअल में क्या है। इसके लिए इन्होंने फिर आगे इसी क्रम में बताया कि जो भी सरकारें हैं या जो भी जहाँ भी गवर्नमेंट है, फ्री गवर्नमेंट है, ठीक है। फ्री गवर्नमेंट का इनका मतलब था कि इंडिपेंडेंट सरकारें, यानी कि जो आत्मनिर्भर हों और किसी के गुलाम नहीं हो, फ्री हों, उससे मतलब था इनका। इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य ये होता है कि वो अपनी स्वतंत्रता को ये सुरक्षित कर सकें। दूसरा, अपने प्रभुत्व का ये विकास कर सकें, अपने प्रभाव का, अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। 7वें पॉइंट में हम देखेंगे कि इन्होंने ये बताया कि जो आर्मी है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसमें इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी जो नागरिकों की सेना है वो 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी अच्छी मानी जाएगी। 8वें पॉइंट में इन्होंने कहा कि जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ ऑल स्टेट्स वर गुड लॉज एंड गुड आर्मीज। इन्होंने कहा कि जो किसी भी देश का जो नींव है वो वहाँ के अच्छे कानूनों और अच्छी सेना से बनता है। फिर इसी में आगे इन्होंने ये भी कहा कि जो गुड आर्मीज है, यानी कि अच्छी सेना, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है किससे? गुड लॉज से, यानी कि नियमों से ऊपर जो है सेना है, अच्छी सेना। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी सेना नहीं होगी तो अच्छे जो नियम हैं वो राजा राज्य में लागू नहीं कर पाएगा। अच्छे नियमों को लागू करने के लिए अच्छी सेना का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने सेना को नियम कानून से ऊपर माना है, कि मतलब कि लॉज अच्छे तभी आप बना सकते हैं जब आपके पास अच्छी सेना होगी, नहीं तो आप उस नियम कानून को आप अपने देश में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, लागू नहीं कर पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि अगर सेना अच्छी नहीं है तो राज्य बेकार है। हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, अब जिक्र करेंगे हम कि मैकियावेली का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैन्य संगठन क्या था। मैकियावेली के समय में, टाइम में, 3 प्रकार की सेनाएं होती थी। पहली सेना थी ठेकेदारी की सेना। ये ऐसे सैनिक होते थे जो कि कुछ योद्धाओं के द्वारा निर्देशित किए जाते थे, ट्रेनिंग दिए जाते थे, और ये राजा को समय पर सहायता करके और उनसे वो पेमेंट ले लेते थे। दूसरी है सहायक सेना। सहायक सेना क्या हुआ कि ये जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राजा हैं, मित्रों की जो सेना है वो सेना है सहायक सेना। तीसरा जो है वो प्रिंस आर्मी, जिसको नेशनल आर्मी हम या सिटीजन्स आर्मी हम कह सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो सैन्य संगठन था उसके बेसिक जो एलिमेंट थे, कंपोनेंट थे, वो क्या क्या थे, किन किन चीज़ों से मिलकर जो सेना थी वो बनती थी। इसमें आप देखेंगे कि पहला है इन्फेंट्री, यानी पैदल सेना। पैदल सेना को मैकियावेली ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया। इसमें इन्होंने बताया कि जो स्पेनिश जो ट्रुप्स थे उनसे ये बहुत प्रभावित थे, क्योंकि स्पेनिश कई बार इटली पर आक्रमण करते थे और वो जीत हासिल करते थे। तो इन्होंने कहा कि हर एक यूनिट में 2000 पाइक वो होता है कि जो बहुत लंबा सा डंडे जैसी चीज़ होती है, जो कि कम से कम एक सैनिक की 3 से 4 गुना लंबी होती है, 2 गुना या 3 गुना 4 गुना, काफ़ी लंबा डंडा होता है। 3000 स्वार्डमैन, जिनके हाथों में तलवारें होंगी, विथ बकलर, ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन होता है। 1000 शूटर्स मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि जिनके पास बंदूकें होंगी। बंदूकें उस समय जो चलती थी उसको मस्केट्स कहते थे, जो कि ट्राईपॉड पे टिकाकर चलाई जाती थी। ये सब साइंस टेक का जो पेपर है उसमें डिस्कस किया जाएगा। आर्टिलरी यानी कि तोपखाना दूसरा था। तोपखाना मैकियावेली की नज़र में बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, और मैकियावेली उस समय जो है इस पर बहुत ध्यान इन्होंने नहीं दिया, ना ही इसके विकास पर बहुत जोर डाला। जबकि जो तोपखाना था वो मिडिल जो पीरियड है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था, लेकिन मैकियावेली को इसका फ्यूचर बहुत दिखाई नहीं पड़ा, इस पर वो थोड़ा सा प्रकाश नहीं डाल पाए। अच्छा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हम देखेंगे अगर, तो क्या मिलता है कि क्यों नहीं ऐसा महत्वपूर्ण स्थान मैकियावेली के लेखों में आर्टिलरी को मिलता है, तोपखाने को मिलता है। तो
उसमें आप पाएंगे कि जो फायर आर्म्स यानी कि ये जो तोपखाना था उनका, ये एक निर्णायक काम बैटलफील्ड में नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि ये बहुत उसमें बहुत भारी भरकम होता था, जिससे कि सही जगह पे निशाना लगाना और सही समय पर काम करना वो संभव नहीं था। दूसरा, ये बहुत महंगा पड़ता था, उसमें और भी चीज़ें हो सकती थी। ये एकदम मैकियावेली के समय में जो तोपखाना था वो बहुत ही अपनी इनिशियल स्टेज में था, जिसमें बहुत भारी भरकम तोपखाने होते थे जिनको कि कैरी करने में, आने ले जाने में बहुत समस्या होती थी। इस वजह से मैकियावेली ने इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। तीसरा हम देखेंगे कैवेलरी यानी कि घुड़सवार सेना। ये जो घुड़सवार सेना है, मैकियावेली ने इन्फेंट्री पैदल सेना के बाद घुड़सवार सेना को दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, क्योंकि जो कैवेलरी है, घुड़सवार सेना है, उसमें थोड़ा सा स्पीड पाई जाती है। इससे क्या होता है, युद्ध कला में, युद्ध में थोड़ा सा गति मिल जाती है युद्ध को, तो इसलिए जो है इसको माना। लेकिन फिर भी जो है इसमें पैदल सेना की तुलना में इसको काफ़ी नीचे इन्होंने मेरिट दिया, स्थान दिया। चौथा है फोर्ट्रेस यानी कि किलेबंदी या किला। किला मैकियावेली के समय में बहुत इंपॉर्टेंट था, किले का एक महत्वपूर्ण स्थान था अपने आप में। साथ ही उन्होंने ये कहा कि किला किला जो है वो दोनों प्रकार से है। एक सेंस में जो है वो लाभदायक भी है और दूसरे सेंस में देखेंगे तो हानिकारक भी है। लाभदायक किस सेंस में है? लाभदायक उन राजाओं के लिए है जिन राजाओं को अपने लोगों से ज़्यादा भय लगता है बजाय बाहर के लोगों से। यानी कि फॉरेन अटैक यानी फॉरेन इंटरवेंशन से कहीं ज़्यादा भय उनको आंतरिक खतरे से, बाह्य खतरे से ज़्यादा भारी आंतरिक खतरा हो, तो ऐसे राजाओं को सलाह दी गई कि वो अपना जो है दुर्ग की रचना करें, उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे राजा जिनको आंतरिक खतरे नहीं हैं, जिनको बाह्य खतरे ज़्यादा हैं, ऐसे राजाओं को दुर्ग बनाने से मना किया गया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़े रहें और एक बहुत अच्छी सेना का निर्माण करके अपने राज्य का विकास कर सकें। अब हम इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाएंगे कि इनका जो मिलिट्री रिफॉर्म था वो क्या था, क्या क्या मूलभूत परिवर्तन इन्होंने किया। तो जैसा हमने बताया कि इटली जो है मैकियावेली के जब जन्म हुआ था उस समय इटली कई छोटे छोटे गणराज्यों में विभक्त था। उस पर तमाम जो है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूरोप के तमाम जो शासक थे वो लगातार आक्रमण करते रहते थे। इसमें क्या होता था कि इटली में जो राज्य थे वो उस समय अपने जो भाड़े के सैनिक वहाँ पे चलते थे उससे सहारा लेके उनसे लड़ाई करते थे, जो कि बहुत सफल नहीं हो पाते थे। इन सब चीज़ों का इटली में मैकियावेली ने बहुत विरोध किया और मैकियावेली ने कहा कि जो सिटीजन हमारी इन्फेंट्री है, सिटीजन आर्मी है, उसका गठन होना चाहिए। इस सिलसिले में फिर क्या हुआ कि 1506 में मैकियावेली ने लगभग 20,000 नागरिकों की सेना डेवलप कर ली। फिर आगे आप देखेंगे कि इसके लिए फिर मैकियावेली ने क्या किया कि 20,000 नागरिकों की सेना आएगी कहाँ से। फिर मैकियावेली ने क्या किया कि जो फ्लोरेंस गणराज्य था उसको तमाम छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर होता था, गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट में जो है ये ट्रेवल करते थे और वहाँ से वो सुटेबल जो सैनिक है उसको ये निकालने की कोशिश करते थे कि जो कि आगे सेवा दे सके राज्य के लिए। फिर हर सैनिक को हथियार दिए जाते थे, भाला दिया जाता था और उसके अलावा बॉडी हार्नेस यानी कि उसके कवच, सुरक्षा कवच या ढाल जैसी चीज़ें कह सकते हैं आप। और ये एक यूनिफॉर्म था ये इनका। आगे देखेंगे आप सेना में हायरार्की की बात करेंगे तो सबसे छोटा कैप्टन था जो कि अपनी यूनिट का कमांडर होता था। उसके ऊपर कॉर्पोरल था जो कि कैप्टन को उसमें सहायता करता था कमांड में। और सबसे ऊपर था चांसलर जो कि प्रशासनिक सेवाओं को की देखरेख करता था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। हम इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो देखते हैं कि 70% जो था, 70% मैन ये पाइक मैन थे पूरी सेना में। पाइक मैन जो थे 70%, ये बेसिकली क्या थी, पैदल सेना। पैदल सेना जो थी वो हमने बताया कि पैदल सेना का जो स्थान है मैकियावेली ने वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना था, इसीलिए सबसे ज़्यादा संख्या रखी गई थी। 10% जो है वो मार्क्समैन यानी कि निशानेबाज वो होते थे जिनके हाथ में बंदूक हो, यानी कि ये बेसिकली मस्केट्स मैन होते थे जिनके पास मस्केट्स होती थी। बाकी जो 20% बचे
उनमें जो है हॉग स्पीयर यानी कि भाले वगैरह वगैरह जो है नुकीले हथियार या धारदार हथियार से लैस होती थी ये सेना। अब इसमें समस्या क्या आई? मिलिट्री रिफॉर्म में इनकी कुछ समस्याएं थी। इस समस्या पे हम जिक्र ये करेंगे तो ये पाएंगे कि इसमें क्या था कि सबसे पहले जो नेशनल आर्मी की बात हम करते हैं, तो मैकियावेली ने नेशनल आर्मी की गठन की बात की। तो ऐसे में मैकियावेली पाते हैं कि शहर के बाहर बहुत कुछ ही क्षेत्र ऐसे थे जो कि बहुत विश्वसनीय थे, जहाँ से ये माना जा सकता था कि बहुत ही लॉयल यानी कि राज्य के प्रति ईमानदार सैनिकों का गठन वहाँ से किया जा सकता है। दूसरी समस्या क्या आई? इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जब कुछ ही क्षेत्रों में ऐसे लोग पाए जाते थे तो सेना बहुत लंबी बनाना संभव नहीं हो पाया। दूसरे पॉइंट हम देखेंगे कि क्या था कि कैप्टन जो है वो अपनी यूनिट में बहुत दिनों तक नहीं रहता था, उसको लगातार रोटेट किया जाता था, एक यूनिट से दूसरा यूनिट, दूसरे से तीसरा यूनिट। तो इसमें क्या था कि कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती थी सेना में, क्योंकि उनका अधिकारी लगातार बदल रहा है, अलग अलग निर्देश पात करेगा। तीसरी क्या था, जो कैप्टन था जो कि यूनिट का कमांडर हुआ करता था, उसको डिसिप्लिन की अथॉरिटी नहीं थी कि सेना में किस तरह की जो है वो डिसिप्लिन होगी, इसकी अथॉरिटी यहाँ पे नहीं थी। आप देखेंगे जैसा कि चांसलर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करता था, सारे जो नियम कानून है वही बनाएगा और वही लागू करेगा, किस तरह से नियम कानून चलेंगे। ठीक है। अब हम इसमें जो मैकियावेली को हम पढ़ते हैं तो हम हमारे सामने दो चीज़, डिफेंस के स्टूडेंट होने के नाते हमें जानना जरूरी है कि मैकियावेली का युद्ध पर क्या विचार था। एक तो युद्ध पर विचार, दूसरा जो है मैकियावेली के युद्ध और राजनीति में संबंध। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे मैकियावेली के युद्ध पर विचार कि मैकियावेली की एक युद्ध के बारे में क्या अवधारणा थी। युद्ध सही था, युद्ध गलत था, युद्ध होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, क्या है, किसके द्वारा युद्ध लड़ा जाना चाहिए, किसके द्वारा नहीं लड़ा जाना चाहिए, युद्ध सही है गलत है। तो अब हम यहाँ पॉइंट वाइज इसको नोटिस करेंगे कि क्या चीज़ है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वॉर इज जस्ट व्हेन इट इज़ नेसेसरी, यानी कि युद्ध तभी न्यायिक होता है जब वह जरूरी हो। मतलब ये हुआ कि अगर हो सके, जब तक भी हो सके तब तक अगर युद्ध की आवश्यकता ना पड़े और हमारा काम हो जाए, हमारी बातें सामने वाला मान ले, हमारा जो दुश्मन है वो घुटने टेक दे अगर युद्ध के बिना, तो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब किसी भी प्रकार से संभव ना हो दुश्मन को अपने सामने झुकाना या अपनी बात को मनवाना या अपने हितों की रक्षा के लिए दुश्मन से बातचीत, यानी बातचीत की जब सारे साधन बंद हो जाएं तभी युद्ध होना चाहिए। और तब अगर युद्ध होता है तो वो न्यायिक युद्ध होगा, यानी कि जस्ट होगा, न्यायिक होगा। दूसरा उन्होंने बताया कि जो जस्टली वेग्ड यानी कि न्यायिक जो युद्ध होते हैं वो किसके द्वारा लड़े जाते हैं? एक संप्रभु राजा द्वारा लड़े जाते हैं। ऐसा राजा जो कि संप्रभुता संपन्न राज्य का राजा हो, उसके द्वारा लड़े जाने वाला युद्ध, यानी कि प्रिंस द्वारा जो युद्ध है वो लड़ा जाता है, तो वो न्यायिक युद्ध इन्होंने कहा कि वो न्यायिक होता है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि न्यू लॉज ऑफ द वॉरफेयर शुड ऑलवेज इंट्रोड्यूस बाई रूलर टू मेंटेन दियर पॉपुलरिटी। इन्होंने राजा को भी सलाह दी कि राजा, एक अच्छा राजा वो होता है, एक राजा की जो पॉपुलरिटी है वो यानी कि उसकी लोकप्रियता तभी बढ़ती है जब वो युद्ध के नए नए नियम को लगातार प्रस्तुत करता रहता है राज्य में और अपने सैनिकों के लिए। चौथा पॉइंट हम देखेंगे अगर, तो इसमें क्या है कि जो युद्ध है उसका एम क्या होता है कि एनिमी को, शत्रु को हम रण क्षेत्र में पूरी तरह से हरा दें। इसलिए हमें जो है युद्ध को किसी भी प्रकार से वहीं युद्ध रण क्षेत्र में ही जीतना जरूरी होता है, तभी हम युद्ध के खुशहाल या अच्छे परिणामों को ला सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे तो युद्ध जो है वो राजनीतिक जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी थी, कड़ी थी, एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया थी। चूंकि ये एक राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण क्रिया थी तो यानी कि हम इसको करते रहें, इसलिए ये कहा गया कि सो इट वॉज वेरी लॉजिकल फॉर स्टेट्स एंड देयर रूलर्स टू एक्सटेंड देयर फ्रंटियर। तो इसलिए हर रूलर के लिए, हर शासक के लिए कहा गया कि ये बहुत लॉजिकल सी बात थी कि वो अपने फ्रंटियर को, अपने सीमाओं को विस्तार करें। विस्तार करने के लिए वो युद्ध करते रहें लगातार। अब इन्होंने आगे बताते हुए कहा कि स्ट्रेटजी ऑफ अटैक बीइंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, यानी कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है आक्रमण की, आक्रमणात्मक जो स्ट्रेटजी है वो सबसे बेस्ट होती है डिफेंस के लिए, यानी अपनी आत्मरक्षा के लिए हमें आक्रमणात्मक होना चाहिए।
अगर हम आक्रमण का रुख नहीं बनाएंगे तो हम क्या होगा कि हम सुस्त हो जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे, दुश्मन का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर हम हमेशा आक्रामक रहेंगे तो उससे क्या होता है कि जो सेनाएं हैं हमेशा वो वेल प्रिपेयर्ड रहेंगी, तैयार रहेंगी कि राजा की घोषणा कभी हो सकती है युद्ध के लिए। तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, ड्रिल और तमाम चीज़ें वो लगातार बनी रहेंगी और हमेशा आपकी सेना युद्ध के लिए तैयार रहेंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हमेशा जो है वो आक्रमणात्मक ही पोजीशन सबसे अच्छी होती है। दूसरा उन्होंने फिर आगे इस क्रम में बताया कि जो बहुत लंबा युद्ध चलता है वो अच्छा नहीं होता। इन्होंने लंबे समय तक चलने वाले युद्ध का विरोध किया और उन्होंने कहा युद्ध जो है तो बहुत ही छोटा और शार्प होना चाहिए। इससे क्या है कि युद्ध के परिणाम बहुत जल्दी आ जाएंगे। नहीं तो अगर बहुत लंबा युद्ध है, हम जिस कारण से युद्ध लड़ रहे हैं हो सकता है धीरे धीरे वो कारण बहुत छोटा हो जाए, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में क्या है कि राज्य का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सैनिकों की हानि हो जाएगी, जान और माल दोनों की हानि होगी और निष्कर्ष जो है हमें जब तक मिलेगा तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। इसलिए इन्होंने लंबे समय तक खींचने वाले युद्ध का विरोध किया और कहा कि युद्ध जो है बहुत ही छोटा और तीव्र होना चाहिए। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि मैकियावेली जो रोम का शासक रोमुलस था उससे बहुत ही इम्प्रेस थे, बहुत ही प्रभावित थे और रोमुलस ने अपनी खुद की सेना बनाई थी यानी कि नेशनल आर्मी, उससे वो प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द सिटीजन है कैसे आएगा, कैसे नागरिकों की सेना लंबी बनेगी। तो उसके लिए उन्होंने दो बातें बताई जो रोमुलस करता था। पहला, इनकरेज इमिग्रेशन, यानी कि हम अपने यहाँ आने वालों की संख्या को बढ़ाएं और उसको बढ़ावा दें, इमिग्रेशन को बढ़ावा दें। ठीक। दूसरा इन्होंने कहा कि हम जो है अपने जो एलाइज हैं, मित्र हैं, उनसे हम घिरे रहें, यानी कि मित्र राष्ट्रों की संख्या हम धीरे धीरे बढ़ाएं। उससे क्या होगा कि जब भी हमें कभी सहायता की जरूरत पड़ेगी मित्र राष्ट्रों की सेना की तो वो हमें मिल जाएगी। अगले पॉइंट में फिर आप देखेंगे तो इन्होंने ये बताया कि चूंकि हर एक चीज़ जो है वो, कोई भी जो चीज़ है वो युद्ध पर निर्भर करती है, युद्ध के जो परिणाम है उस पर निर्भर करती है, क्योंकि हम जिन चीज़ों को लेकर युद्ध लड़ने जाते हैं वो तभी हमें मिलेगा जब युद्ध का परिणाम पॉजिटिव होगा, हमारे फेवर में आएगा। इसलिए हमें जीतने के लिए, टू गेन विक्ट्री, हमें सारे एफर्ट करने चाहिए और हमें अपनी पूरी ताकत से दुश्मन की सेना पर अटैक करना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं दुश्मन की सेना नंबर में, संख्या में हमसे कम भी है तो भी हमें अपने ज़्यादा संख्या के साथ आक्रमण करना चाहिए। ये नहीं मान लेना चाहिए कि इसकी संख्या कम है तो हमारे इतने से ही काम चल जाएगा, इतनी लंबी सेना ले जाके हम क्या करेंगे। इनका ये मानना था कि अपने पूरी फोर्स के साथ ही हमेशा आक्रमण करना चाहिए। इससे क्या होगा कि युद्ध छोटा होगा, शार्प होगा और उसके परिणाम बहुत जल्दी आ जाएंगे और जो हम चाहते हैं वो हम कर ले जाएंगे, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द आउटकम ऑफ द बैटल। युद्ध के परिणाम पे सब कुछ निर्भर है, तो युद्ध जो है बहुत निर्णायक, बहुत तीव्र, बहुत जल्दी होना चाहिए। अगले पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि बिकॉज द एवरी मिलिट्री कैंपेन वॉज बैटल, जो सैन्य अभियान होता है, हर सैन्य अभियान का उद्देश्य क्या होता है? युद्ध। हर सैन्य अभियान का युद्ध उद्देश्य चूंकि युद्ध होता है, इसलिए जो अभियान है वो बहुत अच्छे से प्लान्ड होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। और इसमें इन्होंने एक सलाह ये दी कि हो सके अगर तो जो कमांड है वो एक हाथ में होनी चाहिए। कमांड का मतलब मिलिट्री एंड पॉलिटिकल बोथ। तो उस समय जो प्रिंस था वही सर्वे सर्वा हुआ करता था, तो इनका मानना था कि प्रिंस जो है वो राजा की कुर्सी पर ही ना बैठा रहे, जब युद्ध का समय आए तो युद्ध को कमांड भी करे, यानी युद्ध का कमांडर भी बने। जैसा कि हम देखेंगे मिडवल और एंशिएंट पीरियड में ऐसा होता भी था। तो यहाँ पर यह मानना था कि राजनैतिक और सैन्य शक्ति एक हाथ में होनी चाहिए युद्ध के समय। अब इन्होंने ये कहा, आगे बताया कि अगर वो मोनार्की है यानी राजशाही है तो रूलर यानी राजा खुद ही कमांडिंग जनरल बने। लेकिन अगर ये रिपब्लिक है यानी गणतंत्र है तो उन्होंने कहा कि वॉर टाइम में किसी एक व्यक्ति के हाथ में दोनों पावर, दोनों जो शक्तियां हैं यानी कि राजनीतिक और सैन्य, एक हाथ में दे देनी चाहिए और असीमित शक्तियों के साथ, अनलिमिटेड अथॉरिटी, उसके पास असीमित पावर हो, जिससे ताकि वो युद्ध जो है जल्दी से जल्दी वो निर्णायक मोड़ पर ला सके।
आगे हम देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मैकियावेली के युद्ध और राजनीति में संबंध, कि युद्ध और राजनीति एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, किस तरह से संबंधित है, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि मैकियावेली ने मिलिट्री फोर्स को एक मेजर इंस्ट्रूमेंट टू अचीव द पॉलिटिकल पावर, यानी कि राजनीतिक जो शक्ति है उसको प्राप्त करने के लिए मिलिट्री को, सेना को एक महत्वपूर्ण हथियार माना है। बिना मिलिट्री के हम पॉलिटिकल पावर अचीव नहीं कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट हम देखेंगे कि मैकियावेली ने ये कहा कि फॉर डिफेंस एंड डेवलपमेंट, मतलब कि रक्षा और विकास के लिए कोई भी नीति जो राज्य बनाता है वो क्रूएल नहीं हो सकती है। राज्य की सुरक्षा, राज्य के विकास के लिए कोई भी नीति वो क्रूएल यानी कि क्रूर नहीं हो सकती है। और कोई भी मीन्स यानी कि कोई भी उपाय उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे कि युद्ध, ये आप ये नहीं कह सकते कि वो नियम कानून के खिलाफ आप लड़ सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया कि हर एक चीज़ जायज़ है राज्य की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि इन्होंने ये कहा कि चूंकि जो पॉलिटिकल पावर है उसका जो बेस है वो मिलिट्री पावर होता है, इसलिए जो पॉलिटिकल स्फेयर हमारा है, पॉलिटिकल जो हमारा दायरा है, उसमें मिलिट्री पावर को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। जिन राज्यों में ये स्थान मिलिट्री को नहीं मिलता है वो राज्य आगे अपनी पॉलिटिकल पावर अचीव नहीं कर पाते हैं, या बहुत दिनों तक उनकी जो राजनीतिक शक्ति है वो टिकती नहीं, चलती नहीं। फिर आगे उन्होंने धन की बात की कि धन क्या है, धन राजनीति और युद्ध के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि जो धन है, धन राजनीतिक सत्ता में उतना ही महत्वपूर्ण है कि अगर समय पड़े तो वो धन को हम जो है वो मिलिट्री पावर में कन्वर्ट कर सकें। यानी कि किसी प्रकार का जो राज्य का धन है, मान लीजिए आज आपके देश में जो भी गवर्नमेंट के पास उसका फंड है, अगर उस फंड को वो आज भारत चीन का युद्ध हो जाए या किसी से भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, किसी का भी हो, तो उसमें अगर वो डाइवर्ट ना कर सकता हो, उसको यूटिलाइज ना कर सकता हो, मिलिट्री पावर में कन्वर्ट करने का सेंस, चाहे वो मिलिट्री भर्ती से आप ले लीजिए, चाहे वो मिलिट्री के लिए बनाए गए हथियारों से ले लीजिए, मिलिट्री सप्लाईज से ले लीजिए, आप रसद आपूर्ति से ले लीजिए, यानी कि वो धन अगर हम मिलिट्री की तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं तो वो धन हमारे लिए बेकार है। ऐसे धन को जो है वो मैकियावेली महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। मैकियावेली सिर्फ उतने ही धन को महत्वपूर्ण मानते हैं जो कि सही वक्त पर हमारी मिलिट्री पावर में कन्वर्ट